हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ आवर एमलगमेशन चैप्टर एंड पढ़ लो थेरी। मैंने बताया था ये नोट्स रेफ़र करना है आपको, तो आई होप आप रेफ़र किए हो। नहीं किए हो तो वीडियो यहीं बंद करो। अब पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए नोट्स एक बार रीडिंग करो। पढ़ने का एक सिंपल सा फंडा है, अब जितना रीड करेंगे ना उतना ज़्यादा सेल्फ स्टडी इज़ द बेटर स्टडी। तो सर आप लेक्चर क्यों बना रहे हो? इट हेल्प्स इन द सेल्फ स्टडी, दैट्स वाई बना रहा हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ लेक्चर के ऊपर डिपेंड रहे। आपने किताब भी पढ़ना चाहिए, नोट्स भी पढ़ना चाहिए, वहाँ से ज़्यादा अच्छे तरीके से दिमाग में चीज़ें घुसती है। तो एटलीस्ट मेरे पढ़ाने के बाद तो भी आपने एक बार नोट्स रेफ़र करना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अभी नॉर्मली मैं जब लाइव लेक्चर्स वगैरह लेता हूँ एंड वहाँ पे डेली कुछ अपडेट्स रहता है तो मैं बच्चों से शेयर करता हूँ। तो क्योंकि आज मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज कल ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा। पढ़ते तो हमेशा ही है, वर्ड तो दिमाग में रहता है बट वो थोड़ा याद आ जाता है ना वैसे वर्ड्स। देयर वाज अ वर्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। कोई तो भी एक आर्टिकल में था कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग होना आजकल ज़रूरी है, बच्चों में उसकी कमी हो गई है। क्योंकि रोट लर्निंग जो आप एकेडमिकली रट्टे में रट्टा करते हैं, जितना एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंस है हम उतना ही पढ़ते, क्योंकि हमें मार्क्स लाने के पीछे पड़े होते हैं। तो डोंट डू दैट। आपको एक्सपीरियंशियल लर्निंग मतलब होता है कि जैसे जैसे आप पढ़ते हो वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंस आता है, आपका लर्निंग बढ़ते जाता है। आप एक्सपीरियंस से पढ़ो एंड उसको कहीं ना कहीं एकेडमिकली इंक्लूड होना चाहिए। तो रीडिंग इज़ द वे टू स्टार्ट टू एक्सपीरियंस बाय योर सेल्फ ओनली। तो आप उसको यदि खुद से पढ़ाई कर रहे हो तो दैट इज़ अ स्टार्ट। उस मेथड का क्या है, स्टार्ट है। तो आप इसलिए रीडिंग आपने मुझे लगता है करना चाहिए कोई भी नोट्स का। डोंट जस्ट डिपेंड ऑन लेक्चर्स की भैया ऑनलाइन तो देख ही लिया, दिमाग में रहेगा ही, कुछ ना कुछ तो लिख ही लेंगे। नो, डोंट बी लाइक दैट। हमें एक अच्छा स्टूडेंट रहना चाहिए और उस वे से पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। ये रोट लर्निंग वाला जो तरीका है और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव वाला जो तरीका है उसको कृपया करके फॉलो ना करें। यस, मैं तो बोलूँगा पूरी तरीके से फॉलो ना करें, क्योंकि एग्ज़ाम बाद में है, पहले प्रैक्टिकल लाइफ है। आपको वो चीज़ आना बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम आपका अच्छा जाएगा ही। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, अमलगमेशन ऑफ कंपनी हमने शुरू कर रखा है ऑलरेडी। इसमें काफ़ी सारे इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने डील किया। आज ये सबसे पहले जो लिखा है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये नोट्स में भी सबसे पहले लिखा है भाई कि अमलगमेशन के टाइप क्या होते हैं। क्योंकि टाइप से सर ये ज़रूरी है कि टाइप से आपको क्लियर हो जाएगा कि अमलगमेशन मर्जर है यदि परचेस है। आप ये यदि डिफाइन कर पाते हो, ये आप आइडेंटिफाई कर पाते हो ना रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल सिनेरियो में, देन यू विल बी एबल टू अप्लाई द अकाउंटिंग मेथोडोलॉजी प्रिस्क्राइब फॉर दोज पर्टिकुलर टाइप। तो ये परचेस है कि मर्जर है, इसके हिसाब से इनका अकाउंटिंग करने का तरीका बदल जाता है। जो हमें बुक्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते वक्त जो कुछ सर्टेन एडजस्टमेंट करने होते हैं वो बदल जाता है। तो दैट्स वाई आपको ना ये टाइप जानना बहुत ज़रूरी है। सो यदि मैं सिंपल 2 लाइन में आपको बताऊँ तो मर्जर के लिए 5 कंडीशन बताए हुए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में। यदि पाँचों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो मर्जर रहेगा, 5 में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो परचेस हो जाता है। तो चलो मर्जर की तरफ बढ़ते हैं कि भैया वो कंडीशन क्या है, एक बार उसको हम डिस्कस करते हैं। पर हम साथ में लास्ट लेक्चर में जो हमने चीज़ें पढ़ा जिसका हम नोट्स के थ्रू नहीं गए थे, तो उसके लिए मैं नोट्स में भी एक बार गो थ्रू करते जाते हैं। हार्डली 5 मिनट लगेगा, नॉट मोर देन दैट। तो हमने देखे थे कि भाई ये सर ये रीड क्यों कर रहे हो, काफ़ी लोगों का कहना रहता है, काफ़ी इवन क्रिटिक्स बोलिए, व्यूअर्स बोलिए, स्टूडेंट्स बोलिए, फैकल्टीज बोलिए, एंड एवरीबडी हैज़ मेड दैट प्री डिटरमाइंड नोशन दैट नहीं भैया लेक्चर पढ़ाते वक्त रीड करोगे बच्चों को बोर मारेगा एंड समथिंग लाइक दैट। यही तो मैं बोल रहा हूँ, आप खुद से रीड कर लो ना। खुद से यदि आप रीड कर लेते हो तो टीचर को क्लास में रीड करने की ज़रूरत ही नहीं है एंड आप डाउट पूछ लोगे नेक्स्ट लेक्चर में। पर प्रॉब्लम इज दैट दिस इज अ रिकॉर्डेड लेक्चर, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में आप डाउट तो पूछने वाले नहीं हो। दैट्स वाई इन अ रिकॉर्डेड लेक्चर, एज आई सेड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट लेक्चर इटसेल्फ, कि भाई हमें मैक्सिमम चीज़ों को एक्सपेक्ट को कवर करना है जिसमें बच्चों को डाउट आ सकता है। एंड ये थोड़ा सा हो भी रहा है, बोलते यार क्या दिक्कत है, थोड़ा 1.25 की स्पीड में देख लो, है ना। आपके काम के लिए ये वर्ड्स आपके दिमाग में रहेंगे तो पेपर में लिख पाओगे, अदरवाइज हाउ वुड यू एबल टू राइट इन द एग्जाम।
अभी आपने बोले सर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इसका मतलब ये थोड़ा नहीं कि इग्नोर ही करने चालू कर दे। आपको वोकेबलरी तो आपका रहना चाहिए ना उस तरीके से। एवरी चैप्टर है सम सॉर्ट ऑफ वोकेबलरी एंड स्टूडेंट शुड कीप दोज वोकेबलरी इन देयर माइंड, है ना। तो दैट्स वाई आपको क्या करना है भाई कि ये जो चैप्टर्स को एक बार लाइन से पढ़ना है, और हम सिर्फ इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है उसको डील करेंगे। हम पूरा एकदम लाइन से कंप्लीट नहीं देखेंगे, एक एक लाइन हम रीड नहीं करने वाले वर्ड टू वर्ड, ठीक है। तो चलो एक बार हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि आपको यही वाला नोट्स रेफर करना है अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए। पेपर में ये आई डोंट थिंक कि सीए इंटरमीडिएट लेवल में आपसे पूछा जाएगा, बट येस यदि आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो तो ग्रेजुएशन के पैटर्न्स अलग अलग होते होते एवरी यूनिवर्सिटी के, तो आपके यूनिवर्सिटी के पैटर्न में क्वेश्चंस भी, थेरी क्वेश्चन भी यदि होगा एप्लीकेबल तो आ सकता है। व्हाट इज एमलगमेशन पूछी जा सकती है आपको। द प्रोसेस ऑफ मर्जर ऑफ 2 और मोर कंपनी। मर्जर मतलब एक जगह आना, मैंने बताया वोडाफोन आइडिया का एग्जाम्पल दिया था आपको, पीवीआर आइनॉक्स का एग्जाम्पल दिया था, अभी रिसेंट में बैंक्स वगैरह भी मर्ज हुई है। तो बेसिकली 2 कंपनी एक जगह मिल जाएगी तो 2 और मोर, और एक सिंगल एंटिटी नया कम बनेगा, या फिर एक कंपनी टेक्स ओवर द अदर बाय आउटराइट परचेस, या तो एक कंपनी कोई दूसरे कंपनी को क्या करती है, खरीद लेती है। देख तो भाई दूसरे कंपनी को यदि खरीद लोगे, एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को खरीद लिया तो उससे क्या है कि हमने कल जो एग्जाम्पल देखा था बेटा उसमें ये था कि परचेस मेथड में जो एब्जॉर्प्शन हमने बताया था आपको, एक मिनट मैं पेन बदल लूँ, एब्जॉर्प्शन ये मैंने आपको कल बताया था, जिसमें कंपनी बी जो थी वो कंपनी ए को क्या करी थी, खरीदी थी। तो दैट इज द सेकेंड सेंटेंस सेइंग वन कंपनी टेक्स ओवर द अदर कंपनी बाय आउटराइट परचेस। दिस इज द एमलगमेशन। एमलगमेशन के फिर उन्होंने ही उसको ही कि दो कंपनी मिलकर एक नया कंपनी बना ले, या तो एब्जॉर्प्शन हो जाए, ठीक है, ए ब्लेंडिंग ऑफ वन बाय अदर, पॉपुलरली नोन एज एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो 2 ही चीज़ें। उसके बाद भाई इसमें वो सारी दूसरी चीज़ें कि क्यों किया जाता है एब्जॉर्प्शन, वो लिख के दे रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये भी क्यों किया जाता है, कई बार एमसीक्यू वगैरह में पूछी जा सकती है। लार्ज स्केल भैया प्रोडक्शन करना है, मुझे बहुत प्रोडक्शन करना है तो मुझे बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, तो क्यों ना हम 2 कंपनी मिल जाए तो मार्केट में सप्लाई ज़्यादा। अवॉइडिंग कॉम्पिटिशन, भैया आपस में क्यों लड़ रहे हैं, आपस में लड़ेंगे एक फिर हम प्राइजिंग पे निगोशिएशन करेंगे, इतना प्रॉब्लम होगा, उससे अच्छा क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। कई बार हमें एफिशिएंसी इन द सेंस आपको रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, मैन, लेबर, मटेरियल, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो भी एफिशिएंसी में वो सब चीज़ें काउंट होगा। भी एक्सपांसन करना है, मुझे एक मार्केट से दूसरे मार्केट में जाना है और तो मैं वहाँ की कंपनी के साथ मर्ज हो जाऊँगा और एक्सपांड कर पाऊँगा, अच्छे से बढ़ा पाऊँगा बिजनेस को। जैसे आप एक स्टेट में हो, दूसरे स्टेट में भी आपको काम करना है, तो आप इंडिपेंडेंटली वहाँ ना करते हुए वहाँ पे कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है उनके साथ आप मर्ज करके काम कर सकते हो। इंक्रीज इन मार्केट शेयर, अल्टीमेटली सब चीज़ से इंक्रीज होता है मार्केट। तो ये वर्ड ध्यान में रखना है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपको थोड़ा थेरी से जाना चाहिए कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन, अवॉइडिंग कॉम्पिटिशन एंड ऑल, ये वर्ड सब आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो और इसमें देखो मैंने कल ये भी बताया था कि एक कंपनी वेंडर कंपनी होती है जिसको ट्रांसफरर कंपनी भी बोला जाता है, दूसरी कंपनी को वेंडी और ट्रांसफरी कंपनी भी बोला जाता है। तो भैया ये था पार्टी टू द कंपनी। भैया पार्टी कौन कौन है एमलगमेशन में। फिर हमने देखे थे कि भाई एमलगमेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। ये हमने उस दिन के लेक्चर में देखे, उसकी थ्योरी यहाँ पे दी हुई है, आपको ये भी पढ़ लेना है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कंपैरिजन मैंने बताया था कि भाई कंपैरिजन में यहाँ एक न्यू कंपनी बनेगा, पुराने 2 कंपनी क्या हो जाएगा, वाउंड अप। वाउंड अप होना मतलब होता है बेटा बंद होना, ठीक है। यहाँ एक एग्जिस्टिंग कंपनी टेक ओवर करेगी एक 1 या मोर एग्जिस्टिंग कंपनी को, दोनों पहले से ही कंपनी रहना चाहिए, दोनों के दोनों एग्जिस्टिंग कंपनी ही दूसरे एग्जिस्टिंग कंपनी को क्या करेगी, टेक ओवर कर लेगी। उसके बाद यहाँ पे एक नया कंपनी बनाएंगे जो एग्जिस्टिंग कंपनी को क्या करेगी, टेक ओवर करेगी। यहाँ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन न्यू कंपनी बनता है, वो टेक ओवर करेगी एग्जिस्टिंग कंपनी को। यहाँ पहले से कंपनी रहेगी, वो टेक ओवर करेगी एग्जिस्टिंग कंपनी को। यहाँ न्यू कंपनी बनेगी, लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा कंपनी रहना जरूरी है। यहाँ 2 कंपनियाँ भी चलेगा और यहाँ 2 ही कंपनी चलेगा।
यहाँ 2 से ज़्यादा कंपनी नहीं रहेगा, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कंपनी हो सकता है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कंपनी हो सकता है, यहाँ 3 हो या 3 से ज़्यादा हो, यहाँ 2 या 2 से ज़्यादा हो, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 कंपनी रहना चाहिए, ऐसा लिखा है। एटलीस्ट 3, एटलीस्ट 2, ओनली 2, एटलीस्ट मतलब कम से कम, उससे ज़्यादा हो सकता है। ये चीज़ हो गई। यहाँ एक नया कंपनी बनता है, यहाँ कोई नया कंपनी नहीं बनता है, नो न्यू कंपनी, क्योंकि यहाँ एग्जिस्टिंग कंपनी होता है और यहाँ नया कंपनी बनता है। तो चलो ये हो गया ख़त्म, देख लो, पढ़ लो इसको, ठीक है। ये कंपटीशन को हटाने के लिए किया जाता है, ये भी कंपटीशन और लार्ज स्केल ज़्यादा फायदा होगा इसलिए करते। ये भैया आप फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग करते हो, थोड़ा उसको सुधारने, खुद को ही सुधारने की कोशिश करते इसलिए करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है ये भी बताया था कि एसेट्स लायबिलिटीज़ और बिजनेस, एसेट लायबिलिटी ट्रांसफ़र हो गया तो एक तरीके से वो बिजनेस भी ट्रांसफ़र हो जाती है, तो वो दूसरे कंपनी को ट्रांसफ़र हो जाती है। बेसिकली अमलगमेशन में यही होता है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। जो हम आज का टॉपिक की जो बात थी कि भाई टाइप्स ऑफ अमलगमेशन, इसकी बात करें तो चलो हम इसको देखते हैं। जस्ट अ मिनट। टाइप्स ऑफ amalgamation। अब यहां ध्यान दो, 2 टाइप बताया मैंने, मर्जर एंड परचेस। कौन से है? मर्जर एंड परचेस। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस। तो 2 टाइप होते हैं। अब मर्जर के मैंने बताया था कि मर्जर यदि कहना है तो मर्जर के कुछ कंडीशन होते हैं, 5 कंडीशन है। पहला कंडीशन ये बोलता है कि भाई फर्स्ट कंडीशन सेज कि ऑल एसेट एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर होना चाहिए। ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर होना चाहिए, मतलब जो ट्रांसफरर कंपनी है, जैसे ए एंड बी बोथ आर ट्रांसफरर कंपनी, जिससे सी बन रहा है, तो ए के सारे एसेट लायबिलिटी, बी के सारे एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर होना चाहिए ट्रांसफरी कंपनी को, जो कि सी है। ये क्लियर है? फिर से रिपीट करता हूँ, कंपनी एंड कंपनी बी की एसेट एंड लायबिलिटी सारे के सारे, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, किसको ट्रांसफर होना चाहिए? कंपनी सी को, ट्रांसफरी कंपनी को। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कि भाई जो इक्विटी शेयर होल्डर है ना, ऐसे शेयर होल्डर्स जो 90% फेस वैल्यू होल्ड करते हैं ट्रांसफरर कंपनी में, ध्यान देना, अच्छे से ध्यान दो कि भाई ट्रांसफरर कंपनी कौन है? ए है, ए एंड बी ट्रांसफरर कंपनी है, और दोनों का मिलके क्या बन रहे हैं? कंपनी सी बन रहा है, सी कंपनी बन रहा है। तो भाई यहाँ जो ये दोनों कंपनी में इक्विटी शेयर है, और मान लो कि उसकी फेस वैल्यू दोनों का मिला के लिख देता हूं कि 10 लाख है। ये भलती पेन आ जा रहा है, रुको मैं एक बार इसको हटा देता हूं। 10 लाख है फेस वैल्यू, आपको समझता है ना, जैसे एक शेयर 10 रुपए का है तो 10 रुपए उसका फेस वैल्यू, भले उसकी मार्केट वैल्यू 15, 20, 25 कितने भी हो सकता है। वी आर टॉकिंग अबाउट फेस वैल्यू। तो दोनों कंपनी के मिला के फेस वैल्यू 10 लाख है, तो 10 लाख का 90% कितना हो जाएगा? 9 लाख। 9 लाख या 9 लाख से ज़्यादा फेस वैल्यू के शेयर जिनके पास है, जिन जिन लोगों के पास है, वो लोग कम से कम 90% फेस वैल्यू जो होल्ड करते हैं, वो इधर भी ओनर बनना चाहिए। उनको इक्विटी शेयर होल्डर यहाँ के भी बनेंगे। वो जो यहाँ के इक्विटी शेयर होल्डर है वो यहाँ पे भी इक्विटी शेयर होल्डर बनेंगे। मर्जर में ना जेन्युइन पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट बोला जाता है। जेन्युइन पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मतलब ये मालक लोग
एक्चुअल में एक जगह आके काम करना चाहते हैं ओनर्स, तो उसको बोलते हैं जेन्युइन पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट। दैट्स वाई उन्होंने बोला बेसिकली उनको कहना है कि कंपनी और कंपनी बी के 90% ओनर यहाँ रहना चाहिए। तो 90% ओनर नॉट इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। देखो दोनों में फ़र्क है। मान लो यहाँ शेयर होल्डर 50 शेयर होल्डर है, तो 50 का 90% करेंगे तो कितना आ जाएगा यार भैया 45। वो ये नहीं बोल रहा है कि 45, मान लो 50 लोग हैं दोनों कंपनी मिला के, तो कंडीशन ये नहीं बोली कि 50 में से 45 लोग यहाँ बनना चाहिए, ऐसा नहीं है, कंफ्यूज मत होना। वो बोल रहा है कि फेस वैल्यू का 90% जितने लोग होल्ड करते हैं, भले मिला के क्यों ना होल्ड करते हैं, उतने यहाँ पे बनना चाहिए। मान लो कि ये 50 में से 15 बंदे ऐसे होंगे जिनके पास टोटल करे तो 90% से ज़्यादा हो जा रहा है, तो बचे 35, भले ही इधर का शेयर होल्डर ना बने, वो 15 भी रेडी हो गए यहाँ पे आने के लिए, तो 90% से ज़्यादा फेस वैल्यू वाले लोग इधर आ गए, रेडी हो गए, क्योंकि वो 15 लाख मिल के 9 लाख के शेयर रखे हैं, बचे हुए 35 लोग मिलके 1 लाख के शेयर रखे हुए, तो वो 15 भी आ गए तो चलता, काम हो गया। समझ में आ रहा है फर्क? तो कंडीशन सेकेंड बोलते हैं कि 90% जो फेस वैल्यू होल्डर है ऑफ इक्विटी, वो ट्रांसफरी कंपनी में भी इक्विटी शेयर होल्डर बनना चाहिए। दैट इज सेकेंड कंडीशन। नाउ कम टू द थर्ड कंडीशन कि भाई एसेट एंड लायबिलिटी जो लिया गया है वो बुक वैल्यू पे लेना है, उसकी वैल्यू बदल नहीं सकते। पहले तो सारे एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर होना चाहिए और उसके बाद वो एसेट लायबिलिटी सिर्फ बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होना चाहिए, उसकी वैल्यू में बदलाव नहीं होना चाहिए। अब इसमें मैं एक सिनेरियो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि भाई कंपनी ए की फिक्स एसेट है जिसकी वैल्यू है 10 लाख, फिक्स एसेट 10 लाख, और कंपनी बी की फिक्स एसेट है 8 लाख। ये जो डेप्रीसिएशन का मेथड करती है वो स्ट्रेट लाइन मेथड है और ये WDV मेथड करती है। अब ये कंपनी सी ने डिसाइड किया हुआ है कि हम स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करेंगे। कंपनी सी ने क्या डिसाइड किया कि हम स्ट्रेट लाइन मेथड ही फॉलो करेंगे। अब कंपनी बी तो भैया WDV फॉलो करके रखी है आज तक। कंपनी ए का मैच हो गया दोनों का, पर कंपनी बी का मैच हुआ क्या? अकाउंटिंग पॉलिसी मैच नहीं हुआ, तो उन्होंने अलाउ किया कि भाई यदि अकाउंटिंग पॉलिसी को यूनिफॉर्म करना है, देखो अभी इसका स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसका WDV मेथड है और कंपनी सी का स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो ये तीनों का यूनिफॉर्म करने के लिए जो एडजस्टमेंट करने की जरूरत होती है वो अलाउड है, वो अलाउड है। तो उतना आप कर सकते हैं, बाकी अब अदर वैल्यू बदल नहीं सकते। जैसे आपने इन्वेस्टमेंट किया है 10 लाख का, उसकी मार्केट वैल्यू हो गई है मान लो 12 लाख, तो आप 12 लाख पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आपको 10 ही लाख पर रिकॉर्ड करना है, आप उसकी वैल्यू बदलना नहीं। डेटर्स यदि दोनों जगह मिला के 18 लाख का है तो आप 18 लाख पर रिकॉर्ड करना है सी में, ऐसा नहीं करना है कि 20 लाख हो गया फिर 17 लाख हो गया। अब मतलब कोई एसेट वगैरह की वैल्यू चेंज करना नहीं, कोई लायबिलिटी की वैल्यू चेंज करना नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द अकाउंटिंग पॉलिसी। दिस इज द थर्ड कंडीशन। ना वो फोर्थ कंडीशन है कि भाई अब इंटेंशन होना चाहिए बिजनेस कंटिन्यू करने का, कि भाई कंपनी सी का इंटेंशन रहना चाहिए कि कंपनी ए और कंपनी बी जो बिजनेस करती है वो बिजनेस को क्या करना है, हमें कंपनी सी में क्या करना है, कंटिन्यू करना है। मर्जर नॉर्मली तभी होता है जब एक ही तरीके का बिजनेस रहता है। जैसे आइनॉक्स एंड PVR में क्या है, एक ही तरीके का बिजनेस था, थिएटर का, सिनेमा हॉल जो बोलते हैं, और वोडाफोन आइडिया में भी एक ही तरीके का बिजनेस है, एज यू नो कि भैया वो टेली कम्युनिकेशन वाले में है वो लोग। तो बिजनेस कंटिन्यू करने का इंटेंशन होना चाहिए, समझिए। तो इसमें आ जाओ आप इस कंडीशन पे। तो फर्स्ट ऑल एसेट लायबिलिटी 90% फेस वैल्यू हो गया, और एक कंडीशन, फिफ्थ कंडीशन लास्ट भी बच रही है, भैया जो इक्विटी शेयर होल्डर है, जो ये शेयर होल्डर बन रहे हैं ना 90% जो फेस वैल्यू होल्ड कर रहे थे ट्रांसफर कंपनी में, वो इक्विटी शेयर होल्डर बने कहाँ पे, कंपनी जो ट्रांसफरी कंपनी है उसमें भी। तो वहाँ पे भाई ट्रांसफरी कंपनी
अब जब परचेस कंसिडरेशन देगी, जब समय आ गया परचेस कंसिडरेशन देने का, तो परचेस कंसिडरेशन डिस्चार्ज होना चाहिए बाय होली इशूइंग इक्विटी शेयर। सिर्फ और सिर्फ उनको इक्विटी शेयर ही दिया जा सकता है, उनको कैश नहीं देने का है, प्रेफरेंस शेयर नहीं देने का है, डिवेंचर नहीं देना है, उनको सिर्फ और सिर्फ क्या देना है, इक्विटी शेयर ही देने का है। तो इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर ही हमें इशू करने होते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शनल, अब ऐसा रहेगा, कई बार हम जब कैलकुलेशन करेंगे ना प्रैक्टिकली, तो देखोगे कि वहाँ पे आ रहा है भैया कि 2000.50 उसको देना है इक्विटी शेयर, तो 0.50 का कैसे देंगे इक्विटी शेयर, तो उसके बदले आप थोड़ा सा कैश दे सकते हो। तो फ्रैक्शनल शेयर यदि आता है, उसके लिए उन्होंने बोले कि आप कैश दे सकते हो, अदरवाइज आपको इक्विटी शेयर ही इशू करना है। किसको? ये जो 90% फेस वैल्यू होल्ड कर रहे हैं, वही शेयर होल्डर क्या बन रहे हैं, ट्रांसफरी कंपनी में भी शेयर होल्डर बनेंगे हो, तो वो शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर ही इशू है। ऑफकोर्स इक्विटी शेयर इशू करोगे तभी तो ओनर बने ना, तभी तो पता चलेगा कि उनका इंटरेस्ट एक्चुअल में ओनर बनने का था, नहीं तो कैसे पता चलेगा। तो यार ये जितने कंडीशंस बताए उसमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, परचेस हो जाएगा। अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर नहीं कहलाएगा। मर्जर के कुछ फ़ायदे होते हैं जो इनकम टैक्स लॉ में नियम उनके अलग है, जीएसटी के लिए भी थोड़ा सा नियम उसके चेंज रहते हैं, तो इसलिए मर्जर के लिए स्पेशल कंडीशन रखी गई है दूसरे कानून को ध्यान में रखते हुए। तो चलो थोड़ा सा ना नोट्स में देखते हैं। ये रहा नोट्स और यहाँ लिखी गई है भैया क्या है, तो कंडीशन है, ये कंडीशन मैंने बताया आपको भाई, ये ऑल द एसेट्स लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफर्ड कंपनी बिकम आफ्टर अमेलगमेशन, अमेलगमेशन के बाद द एसेट्स लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी, मतलब कंपनी ए एंड बी के जो एसेट लायबिलिटी है, ऑल, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल एसेट लायबिलिटी वो ट्रांसफरी कंपनी के बन जाने चाहिए, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद देखो दूसरा कंडीशन, शेयर होल्डर्स, ऐसे शेयर होल्डर जो होल्ड कर रहे हैं नॉट लेस देन 90%, मतलब 90% से ज़्यादा, 90% या 90% से ज़्यादा ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द ट्रांसफर्ड कंपनी। ट्रांसफर्ड कंपनी मतलब ए एंड बी का जो इक्विटी शेयर है उसके फेस वैल्यू का 90% या 90% से ज़्यादा जितने भी शेयर होल्डर मिलके होल्ड कर रहे हैं, तो वो शेयर होल्डर, भैया शेयर होल्डर भी इक्विटी शेयर होल्डर बनेंगे, किसके? ट्रांसफरी कंपनी के। अमेलगमेशन के कारण क्या होगा कि भाई ऐसे शेयर होल्डर जो 90% या उससे ज़्यादा फेस वैल्यू होल्ड करते हैं ट्रांसफर कंपनी में, वो भैया ट्रांसफरी कंपनी में क्या बनेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर बनेंगे। सर वो 10% का क्या होगा जो नहीं बनना चाहे? उनको दे दो पैसे, वो चले जाएंगे, उनको ज़रूरी नहीं है 10% कंसेंट नहीं करेंगे तो छोड़ दो उनको। कोई कोई रहते हैं बोलते नहीं बनना मेरे को ओनर, नया कंपनी में नहीं जाना, मुझे एग्जिट करना है, जाओ बोलना एग्जिट करना है तो दे दो 10% के लिए, पूरा स्कीम थोड़ा ना बर्बाद करेंगे, मर्ज कर देंगे। अब वोडाफोन आइडिया क्या बोलेगी भैया 10% शेयर होल्डर नहीं मान रहे हैं, 90% मान रहे हैं ना, 10% को निपटाओ, ऐसे ही कोर्ट भी अप्रूव कर देती है। थर्ड, अब ये इनको जो इक्विटी शेयर होल्डर बनेंगे उनको purchase consideration receivable by those equity shareholder of the transferred company who agree to become the equity shareholder of the transferee company, मतलब ऐसे शेयर होल्डर जो ट्रांसफर कंपनी में थे और जो ट्रांसफरी कंपनी में भी शेयर होल्डर बनना चाहते हैं, उनका परचेस कंसिडरेशन डिस्चार्ज होगा ट्रांसफरी कंपनी द्वारा, कैसे? बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इशू ऑफ इक्विटी शेयर इन द ट्रांसफरी कंपनी। तो ट्रांसफरी कंपनी मतलब कंपनी सी जो खरीद रही है कंपनी ए एंड बी को, वो अपने कंपनी का शेयर इशू करेगी, प्रेफरेंस शेयर नहीं बेटा, इक्विटी शेयर इशू करेगी, जो ओनर यहाँ भी बनने के लिए रेडी हुए हैं। मतलब इसी को ये कंटिन्यू कर रहा है कंडीशन। अब आगे बढ़ो, हम चौथे कंडीशन यदि देखें तो बिजनेस ऑफ द ट्रांसफर्ड कंपनी इज इंटेंडेड, इंटेंशन होना चाहिए कि हम उसको कैरी करेंगे, हम उसको आगे लेके जाएंगे, हम बिजनेस बंद नहीं करेंगे, ऐसा उनका इंटेंशन है, तभी हम उसको मर्जर बोलेंगे। और बुक्स के जो नो एडजस्टमेंट होना चाहिए बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफर कंपनी व्हेन दे आर इनकॉर्पोरेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी, एक्सेप्ट टू इंश्योर द यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग
पॉलिसी। ये मैंने बताया कि आपको बुक वैल्यू, जो एसेट लायबिलिटी की जो बुक वैल्यू, उसमें कोई चेंज होना नहीं चाहिए, ध्यान में रखना है ये। सिर्फ आप डिप्रिसिएशन मेथड है, इन्वेंट्री कई बार वैल्यूएशन मेथड होते हैं, तो इसके अकाउंटिंग पॉलिसी को सेम रखने के हिसाब से आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो सर ये पांचों कंडीशन में से ना एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, भैया बोलना मेरे को बिजनेस कंटिन्यू करना है, मर्जर नहीं है, आप फिर काय का मर्जर है, आप तो बिजनेस ही बंद कर दिए वो वाला। बोले सारे शेयर होल्डर जो 90% फेस वैल्यू होल्ड करे वो कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा, सिर्फ 85% शेयर होल्डर ही एग्री किए उधर शेयर होल्डर बनने के लिए, नहीं फिर मर्जर नहीं है। उसके बाद भी 90% से ज़्यादा एग्री तो किए, लेकिन उसको इक्विटी शेयर नहीं दिया आपने, उसको प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिया, शेयर होल्डर तो बनाया, फिर से कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, मर्जर नहीं है, परचेस हो गया। ऑल एसेट लायबिलिटी नहीं ट्रांसफर हुए, कुछ ही एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर हुए, कुछ छूट गए, नहीं लिए इन्होंने, कंपनी सी ने बोली हम डिवेंचर नहीं लेंगे, आप खुद चुकाओ, अगेन वो मर्जर नहीं है, परचेस हो जाएगा, ठीक है। और क्या रहेगा भाई, इंटेंशन वाला तो हो ही गया है ना, और जो हमने डिस्चार्ज किए वो भी हो गया, 90% फेस वैल्यू भी हो गया, ठीक है। तो सारे पॉइंट हम कवर कर ले रहे हैं, एडजस्टमेंट बुक वैल्यू में करना तो है नहीं, ये भी पॉइंट कवर हो गया। तो चलो आगे देखो, तो यहाँ डिफरेंस बिटवीन है, फालतू डिफरेंस बिटवीन है भैया, इधर होगा इधर नहीं होगा, ऐसे लिखा है, एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस। तो इसमें फ़र्क क्या है, वो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब कंपैरिजन दिया है, लेकिन देखोगे ना कितना यहाँ पे सारे एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर होते बोले, तो यहाँ नहीं होगा, जरूरी नहीं है बोले, तो यही रहेगा ना। यहाँ 90% इक्विटी शेयर जो फेस वैल्यू होल्ड कर रहे हैं वो इधर भी इक्विटी शेयर होल्डर बनना चाहिए, है ना। ट्रांसफरर कंपनी में जो इक्विटी 90% से ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं वो शेयर होल्डर बनना चाहिए ट्रांसफरी कंपनी का, यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे लिखा है। परचेस कंसिडरेशन को डिस्चार्ज करना है इक्विटी शेयर द्वारा, यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा लिख दिया। और लास्ट में देखो कितना सिंपल है लर्न करना इसको, यहाँ बिजनेस को इंटेंशन करना, सेम बिजनेस को कंटिन्यू करना है, यहाँ फिर से बोलेंगे इसकी ज़रूरत नहीं है, बिजनेस को चेंज किया जा सकता है, डिसकंटिन्यू किया जा सकता है उस सेम बिजनेस को, है ना। फिर उसके बाद भाई यहाँ बोल रहा है रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट लायबिलिटी, तो अभी जो वैल्यू रहती है उसको ही करना है, हमें उसमें कोई एडजस्टमेंट करना नहीं है, यहाँ पे ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी वैल्यू हम मार्केट वैल्यू भी ले सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। बुक वैल्यू पे रिकॉर्डिंग हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये मर्जर है। जर्नल एंट्री भैया हम पढ़ेंगे अभी, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड से किया जाता है, यहाँ पे परचेस मेथड से किया जाता है, ये दोनों मेथड हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली यदि पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड यूज होता है, दैट इज इफ द अमलगमेशन इज इन द नेचर ऑफ मर्जर तो आप पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड यूज करोगे, और इफ द अमलगमेशन इज ऑन द नेचर ऑफ परचेस तो आप क्या यूज करेंगे बेटा, परचेस मेथड यूज करेंगे। जर्नल एंट्री कैसा प्रिपेयर करना होता है वो सब चीज़ों के लिए है। तो बस इसके बाद बस एक छोटा सा थ्योरी टॉपिक रहेगा, उसमें हम थ्योरी के साथ उसमें हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, एंड उसके बाद हम लाइन से बिल्कुल क्वेश्चन ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एमलगमेशन के ऊपर, जो कि प्रैक्टिकली पेपर में आपको 16 मार्क 20 मार्क मालूम नहीं कितने कितने मार्क्स के लिए आते हैं, जितने भी मार्क्स के लिए आए आपको उसको सॉल्व करना है। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी बेटा परचेस कंसिडरेशन, एंड देखोगे इसमें तो इसमें अलग अलग मेथड है, वैसे मेथड हम थियोरेटिकली नहीं पढ़ेंगे, हम क्वेश्चन के द्वारा करेंगे। उसमें से हम नेट एसेट मेथड ऑलरेडी डिस्कस किए और ये इलस्ट्रेशन है, और तो देखो इसके आंसर ने यहाँ दिए रहते, सॉल्यूशन यहीं पे दिए रहते, पर हम चीटिंग करके नहीं सॉल्व करेंगे, मैं तुमको ये सॉल्व करा के दूंगा, इसको डिटेल्स में समझा के दूंगा। इसमें से मैंने क्वेश्चंस लिए, मैंने कॉपी किया है वर्ड फाइल में ताकि ये क्वेश्चन कलेक्शन एक जगह रहे, है ना। बट टोटल क्वेश्चंस क्रेडिट गोज टू ICAI, मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया भाई, इनके जो मटेरियल में वही आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो उससे ही आपको पढ़ना है, और कुछ क्वेश्चन हम और एडिशनल पढ़ेंगे देखेंगे, ठीक है। इसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, कुछ इलस्ट्रेशंस है तो हम इलस्ट्रेशंस भी डील करेंगे, हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डील करेंगे, इसमें MCQs भी है, MCQ भी ले लेंगे हम उसमें साथ साथ में। तो इस तरीके से हम उसको क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे पूरा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये लेक्चर को हमें कंक्लूड करने की ज़रूरत है अभी। तो ये लेक्चर में हमने क्या पढ़े, तो टाइप्स ऑफ एमलगमेशन एंड टाइप्स ऑफ एमलगमेशन, एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस। दो तरीके का होता है। मर्जर में मैंने बताया 5 कंडीशन, ऑल लेस एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर, 90% इक्विटी शेयर होल्डर उधर बनने चाहिए ना कम से कम। दूसरा
कि भाई कोई चेंज नहीं होना चाहिए, जब असेट लायबिलिटी ट्रांसफर हो तो वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होना, सेम बिजनेस को कंटिन्यू करने का इंटेंशन होना चाहिए। और जो भी इक्विटी शेयर उधर में बन रहे हैं ट्रांसफरी कंपनी में, तो ट्रांसफरी कंपनी का जिम्मेदारी है कि भैया सिर्फ और सिर्फ परचेस कंसिडरेशन डिस्चार्ज इक्विटी शेयर इशू करके ही किया जाए, मतलब उन कंपनी को आप अपनी कंपनी का इक्विटी शेयर बांट दो। और सर इसमें से कोई भी कंडीशन यदि सेटिस्फाई नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, वो परचेस हो जाएगा। सर ये दोनों अलग अलग इसलिए है क्योंकि दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग है और कानूनी तौर पे दोनों के कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। दैट्स वाई दोनों मेथड को अलग अलग लिया जाता है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी परचेस कंसिडरेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।